हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज के इस क्लास में हम करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट की टॉपिक्स के रिवीजन। ठीक है, यहाँ पर बस मैंने मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके फैक्चुअल हो सकते हैं, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं क्योंकि ये फैक्चुअल है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए इस तरीके से मैंने सभी लिखे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो सभी मैंने इसमें लिख दिए हैं। आप इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे भी ऐड हैं जो मैंने आपको उन क्लासेस में नहीं बताए हैं और यहाँ पर मैंने उन्हें लिख दिया है। और ये सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जरूरी है। ये सभी के सभी पॉइंट्स जो मैंने इस क्लास में यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। यहाँ पर देखिए ये इनमें से ना आपका एक क्वेश्चन आने की जरूर से जरूर संभावना है कि कौन से ईयर में कौन सी घटना हुई थी या कौन सा भूकंप कब आया था। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कौन से प्लान में डिजास्टर मैनेजमेंट आया, एनडीएम एसडीएम कौन सी सेक्शन में क्या है। ठीक है, तो ये सारा का सारा ना आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा देती है, ये तो आगे क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में। ठीक है, और इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी, मेरे नोट्स के थ्रू ही पढ़ाने वाली हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आप ये क्लासेस देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि टीजीटी में भी मैंने इसी तरीके से क्वेश्चंस कराए थे, उसमें से क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, एनडीएम। ठीक है, इसका मीनिंग, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, एनडीएम बोल देते हैं, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। आपसे सिर्फ एनडीएम की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि बताइए एनडीएम की फुल फॉर्म क्या है। क्योंकि ना जो एचएसएससी टीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका ये रोड सेफ्टी वाला टॉपिक था उसमें से बहुत इजी क्वेश्चंस आए हुए थे। उसमें बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। हाँ, कोई एक आधा क्वेश्चन था जो धाराओं में से पूछा गया था। ठीक है, बट वहां हमारा कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसा था कि किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा उसे, क्योंकि धाराएं उसमें सेक्शन में भी 1 2 ऐसे करके पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर है एनडीएम का मीनिंग है नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके बाद है एजेंसीज। यहाँ पर कौन कौन काम करता है, एनडीएम में कौन कौन होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट का रोल होता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम होता है, एनडीआरएफ होता है, सीआरपीएफ होते हैं। मतलब ये अलग अलग टीम्स, एजेंसीज, एनजीओ, ये सभी क्या करते हैं, एनडीएम में काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं फेजेस के। इसमें प्री फेज होता है, ड्यूरिंग फेज होता है और एनालिसिस होता है। प्री फेज मैंने आपको बताया था डिजास्टर आने से पहले, ड्यूरिंग होता है डिजास्टर जब चल रहा है तभी, उसके बाद एनालिसिस करते हैं उसके बाद में, डिजास्टर के बाद में। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर कॉजेस। इसके कारक क्या क्या हो सकते हैं, जैसे नेचुरल कारक हो सकता है और मैन मेड हो सकता है। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इम्पैक्ट में जैसे एलिमेंट्स क्या क्या रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में इंडिया ने क्या क्या काम किया है, सुरक्षा वगैरह क्या है। अब यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं डिजास्टर कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। जब मैंने आपको पहली क्लास कराई थी तब मैंने आपको बताया था बैड, वो जो तारा होता है, ठीक है, बुरा तारा या फिर अशुभ तारा। ठीक है, डिजास्टर क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है डैश एस्टर। डैश का मतलब होता है बैड, यानी कि एविल कंडीशन। ठीक है, तो डैश का मतलब है बैड यानी कि बुरी कंडीशन, एस्टर होता है स्टार, जैसे एस्ट्रोलॉजी वगैरह हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, ये एस्टर है, तो एस्टर का मतलब क्या है, स्टार होता है, और डैश का मतलब होता है बैड, जिसका मीनिंग होता है बैड स्टार। क्योंकि अचानक से कोई बुरी घटना का घटना ही क्या कहलाता है, डिजास्टर कहलाता है। जब वह एरिया जो आपदा अपने को उस स्थिति से उभर ना पाए, मतलब डिजास्टर क्या होता है, ऐसी कंडीशन होती है जिससे हम उभर नहीं पाते हैं, जिसमें हमें किसी न किसी की बहुत बड़ी मात्रा में हेल्प की नीड होती है, सरकार की नीड होती है, वही क्या होता है, डिजास्टर होता है। इसके बाद यहाँ पर सभी देशों के बीच में अवेयरनेस कब आई, मतलब डिजास्टर को लेकर क्या क्या काम किए गए, अवेयरनेस कब से स्टार्ट हुई। 1989 में यूएन आपदा से रिलेटेड काम हुए थे, और इसमें कहा गया था 1990 से 2000 के बीच में मतलब बहुत ज्यादा डिजास्टर देखे गए थे, और इसी के बीच में लोगों को क्या किया गया, जागरूक करने का काम किया गया। ठीक है, तो 1900 से 2000 को दशकीय प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है। ठीक है, तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कौन सा है, 1900 से
1990 से लेकर 2000 10 साल तक का चला था ये। 10 के प्रोग्राम भी से कहते हैं, ठीक है। यही क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। यहाँ पर ही क्या कहा गया कि आपदा आए तो उसे हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। यही क्या है, डिकेड प्रोग्राम है हमारा, दशकीय प्रोग्राम है। तो 1990 से लेकर 2000 तक का जो प्रोग्राम है वो क्या है आपका, दशकीय प्रोग्राम है। यह बात आपको याद रख लेनी है। 13 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे के नाम से मनाते हैं। तो 13 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे। तो 13 अक्टूबर आपको याद रखना है। 13 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल स्तर पर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे मनाया जाता है। तो 13 अक्टूबर आपको भूलना नहीं है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको उन क्लासेस में नहीं बताया है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बता रही हूँ ये भी मैंने आपको नहीं बताया। 2019 में इसकी थीम क्या रही थी, यहाँ पर इसकी थीम रही थी रिड्यूस डिजास्टर डैमेज टू आर्टिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बेसिक सर्विसेज। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो मतलब थीम रही है 2019 की, रिड्यूस डिजास्टर आने पर डैमेज को कंट्रोल करना। ठीक है, यानी कि इसमें क्या कहा गया कि जो डिजास्टर आएगा उस पर क्या करेंगे हम, मतलब डिजास्टर में कमी लाएंगे। रिड्यूस डिजास्टर डैमेज यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान होता है उसे क्या करेंगे, कम करने का काम करेंगे। तो 2019 की हमारी ये थीम रही। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है इंडिया सबसे, यहाँ आप इंडिया आपदाएं आती हैं। ठीक है, यहाँ पर संभावनाएं ज्यादा है आपदा आने की। यहाँ आपदा सबसे ज्यादा आने की संभावना है क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना उसकी जो शेप है वो इसी तरीके से, क्योंकि हम यहाँ पर इस तरीके से नीचे की तरफ कोस्टल एरिया से लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुनामी वगैरह इस तरीके के जो समुद्र में तूफान वगैरह इनके आने की खतरा ज्यादा रहता है, बाढ़ वगैरह आने का खतरा ज्यादा है। ऊपर हमारे क्या है, माउंटेन्स है, तो ऊपर वाले एरिया में हमारे भूकंप आने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो ये सारा मैंने आपको बताया था। बीच का जो एरिया, यहाँ सूखा वगैरह पड़ने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो इंडिया क्या है, यहाँ पर आपदा ज्यादा आने के खतरा वगैरह बने रहते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रख लेनी है। इसके बाद बे ऑफ बंगाल है, अरब सागर है, वहां पर साइक्लोन का खतरा बना रहता है। हमारे जैसे मानसून आती है तो केरल वगैरह के एरिया में सबसे ज्यादा बाढ़ का खतरा बना रहता है। थार का रेगिस्तान जो है वो सूखा पड़ा रहता है हमेशा। 1837 में भारत का सबसे बड़ा सूखा पड़ा था। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे बड़ा सूखा कब पड़ा था, तो 1837 में भारत का सबसे खतरनाक सूखा था। हरियाणा, राजस्थान और ये इस तरीके से पंजाब, यहाँ पर सूखा वगैरह की कंडीशंस देखी जा सकती हैं। तो सबसे खतरनाक सूखा पूछेगा तो 1837 में था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है भूकंप प्रभावित एरिया, जो हिमालय जो है ना, हिमालय का रीजन, वहां पर भूकंप वगैरह आने की खतरे जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि माउंटेन एरिया है, हाईएस्ट पीक्स है वगैरह उसकी। ठीक है, तो माउंटेन रेंजेस भी बहुत सारी है, तो वहां पर क्या खतरा बना रहता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, जो भूकंप वगैरह की कंडीशन है वो बढ़ सकती है, क्योंकि हमारा जो हिमालय है वो 2400 किलोमीटर है उसकी लेंथ वगैरह है। तो यहाँ पर भूकंप प्रभावित एरिया ज्यादा काउंट किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा आपदा का खतरा रहता है ड्यू टू फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा जो हमारा इंडिया है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि हमारा यहाँ पर क्या है, आपदा का जो खतरा है ना वो ज्यादा बना रह सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो फिजिकल स्ट्रक्चर है इंडिया का वो ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पर डिजास्टर वगैरह के खतरे जो है वो बने रह सकते हैं। मतलब जो फिजिकल स्ट्रक्चर है इंडिया का उसकी वजह से जो डिजास्टर है उसके खतरे ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। डिजास्टर प्रोन एरिया यानी कि जहाँ पर हमारा जो इंडिया का जो एरिया है वो कितना एरिया ऐसा है जहाँ पर डिजास्टर वगैरह ज्यादा आने की संभावनाएं हैं, तो वो 82% एरिया है जहाँ पर डिजास्टर आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद पूरा उत्तर भारत और जम्मू कश्मीर, ये भी डिजास्टर, यहाँ पर जो भूकंप वगैरह है इसकी जो सिचुएशंस हैं वो ज्यादा देखी जा सकती हैं, भूकंप वगैरह ज्यादा आते हैं। इसके बाद यहाँ पर भूकंप में 4th जोन, यानी कि हमारे यहाँ पर जो भूकंप है ना उसमें 5 जोन है। मैंने आपको बताया थे फर्स्ट वाले को हम काउंट नहीं करते हैं, तो हम 4 जोन लेकर चलते हैं। 5th जोन में डिवाइड किया गया है, और 5th जोन क्या है, सबसे ज्यादा खतरनाक है। हमारे यहाँ पर 5th जोन में क्या आता है, हिमालय रीजन आता है, नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस आती हैं। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हमारी वो सब किस में आती है, 5th जोन में आती है। 5th जोन इज द मोस्ट डेंजरस जोन है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। 59% लैंड एरिया सेस्मिक जोन में पड़ता है, यानी कि जो भूकंप वाला एरिया है वो 59% का लैंड एरिया है। इसके बाद है फ्लड प्रोन एरिया, जहां पर बाढ़ वगैरह की संभावनाएं ज्यादा हो सकती हैं, वो 40 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, यानी कि 3.29 मिलियन हेक्टेयर में है। ये आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि ये बस ऐसे याद रख लेना कितने 40 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। इसके बाद सेस्मिक जोन में हमारा 59% का लैंड एरिया आता है, ये बात याद रख लेनी है। इसके बाद फ्लड के कारण इरोजन कितना होता है, जैसे बाढ़ वगैरह आती है तो मृदा अपरदन का कारण भी बनती है। तो मृदा अपरदन कितनी होती है, 15% एरिया ऐसा है जिसमें बाढ़ आने से क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पर 15% एरिया ऐसा है जहां बाढ़ आती है तो उसके साथ साथ सोइल इरोजन हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रख लेने हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं।
तो आई होप ये समझ में आ गए होंगे। 1989 में सबसे पहली बार यूएन में काम हुआ था। उसके बाद में 1990 से 2000 के बीच में हमने दशकीय प्रोग्राम चलाया है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का नाम दिया, यही दशकीय प्रोग्राम था, डिकेड प्रोग्राम था। 13 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्क रिडक्शन डे के नाम से इसे जानते हैं। इसके बाद 2019 की थीम रही थी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसमें जो डिजास्टर होता है उसमें कमी करना। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। हमारे इंडिया में जो मतलब डिजास्टर वगैरह है उसके आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है ड्यू टू फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा ही बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद में डिजास्टर प्रोन एरिया हमारा 82% है। लैंड एरिया जो सेस्मिक जोन में है वो 59% है। तो ये सारी बातें आपको याद रख लेनी है। फ्लड प्रोन एरिया हमारे यहाँ पर 50 मिलियन हेक्टेयर में है। तो ये सारी बातें याद रखनी है। ठीक है, ये हाँ, ये पॉइंट मैंने ना यहाँ पर ये लिखा है कि हमारे यहाँ पर जो 40 मिलियन हेक्टेयर एरिया है वो फ्लड प्रोन एरिया से ग्रस्त है। और टोटल कितना हमारे 329 मिलियन हेक्टेयर एरिया है हमारा, जो उसमें से 40 मिलियन हेक्टेयर एरिया फ्लड प्रोन एरिया में आता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है फ्लड के जो कारण इरोजन होता है वो 15% होता है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, नेचुरल और साथ साथ मैन मेड। ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नेचुरल में हमने क्या क्या पढ़ा था, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, वोल्केनो, साइक्लोन, ज्वार भाटा, सुनामी, ये सब किस में आता है, नेचुरल में आता है। मैन मेड में मैंने आपको बायोलॉजिकल डिजास्टर पढ़ाया था। पेंडेमिक्स हो सकते हैं, एपिडेमिक्स हो सकते हैं, कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, कोई ना कोई महामारी हो सकती है, जैसे कोरोना वगैरह था, वो भी हम मैन मेड में बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उसका जो वायरस था ना वो चाइना ने लैब में तैयार किया था, बट उसके लिए कोई ऐसा साइंटिफिक किसी ने रिसर्च वगैरह मतलब किसी ने पूरी तरीके से उसे ऑथेंटिक नहीं माना है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, पेंडेमिक एंड एपिडेमिक, केमिकल पॉल्यूशन हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये मैन मेड है। ठीक है, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर डिजास्टर, ये सब क्या है, मैन मेड है। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर में जैसे हीट वेव है, कोल्ड वेव है, फ्रोस्ट फायर है, लैंडस्लाइड है। आपने देखा होगा कि गर्मी में लू लगने से कई लोगों की मौत हो जाती है, जब सर्दियां पड़ती हैं तब बुजुर्गों की सेहत पर उसका असर पड़ता है। तो ये सब क्या है, हमारे नेचुरल है, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, मैन मेड जो हम खुद से फैलाते हैं, खुद से हम उसे क्रिएट कर रहे हैं, हमारे लिए खुद से आपदाएं क्रिएट कर रहे हैं, वो होती है मैन मेड। इसके बाद है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर में क्या क्या आता है यहाँ पर, जियोफिजिकल, जैसे अर्थ में जितनी भी कंडीशंस होती हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, अर्थ के सॉलिड भाग में जो अर्थक्वेक आता है, लैंडस्लाइड होता है, ये सब जियोफिजिकल में हम इसे काउंट करते हैं। एल्वेंचो, एल्वेंचो होता है जो बर्फ का हिमस्खलन होना, यानी कि हिमस्खलन हो जाना बर्फ का, जैसे एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, बर्फ का नीचे की तरफ आ जाना एकदम से, तो ये क्या है, एलवेंचीज है। वोल्केनोज आ जाते हैं। हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल कॉज बाय डेविएशन इज नॉर्मल वाटर साइकिल, ये क्या है, वाटर साइकिल के अंदर जो भी कंडीशन, जो भी सिचुएशंस बनती हैं, जैसे फ्लड, कोस्टल फ्लड, समुद्री फ्लड आ जाता है, सुनामी आ जाती है, साइक्लोन आ जाते हैं, ये सब क्या है, हाइड्रोलॉजिकल है। ठीक है, जो वाटर से जो भी डिजास्टर क्रिएट होता है, जो डेविएशन क्रिएट होता है, वो क्या है, हाइड्रोलॉजिकल है। इसके बाद आता है फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड होता है जैसे पानी नदी की तरह फ्लो करे, यानी कि जो पानी है ना वो समतल फ्लो करने लग जाए, बिल्कुल एक लीनियर फॉर्म में। ठीक है, तो वो फ्लैश फ्लड होती है। इसके बाद है मैसिव मूवमेंट, जैसे पहाड़ों पर जो बारिश हो जाती है तो मिट्टी जो है वो नीचे की ओर आने लग जाती है, वो क्या होता है, मैसिव मूवमेंट होता है। ये सब नेचुरल है। इसके बाद है सब्सिडेंस। सब्सिडेंस होता है मिट्टी का नीचे की तरफ धस जाना। ठीक है, जब मिट्टी धस जाती है, अर्थ में धसने लगती है, तो वो सब्सिस्टेंस होता है। क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि क्लाइमेटोलॉजी क्या है, जैसे जलवायु परिवर्तन होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है, हाई और लो होगा, तो वो क्या है, क्लाइमेट पर फर्क डालेगा, हमारे जो भी जलवायु है उसे प्रभावित करेगा, जैसे कोल्ड वेव है, हीट वेव्स हैं, वो सब क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर है। इसके बाद है जैसे ड्रोट है, सूखा पड़ता है, फ्रोस्ट फायर हो जाता है। ठीक है, ये सब क्या है हमारे यहाँ पर, इस तरीके से सभी नेचुरल डिजास्टर हैं। मेट्रोलॉजिकल में आता है जैसे जो भी मौसम वगैरह की तरफ से घटित होता है, जैसे साइक्लोन है, क्लाउड ब्रस्ट है, एल नीनो, ला नीनो, जो गर्म और ठंडी हवाएं बहुत ज्यादा चलती है, वो सब क्या है, मेट्रोलॉजिकल में आती है, मौसम विभाग के अंडर आती है। इसके बाद बायोलॉजिकल में जैसे कोई एपिडेमिक हो जाता है, पेंडेमिक हो जाता है, वो सब किस में आता है, बायोलॉजिकल में आता है। ठीक है, ये सारा मैंने आपको पढ़ा भी दिया था, बहुत कंप्लीट डिटेल से पढ़ाया मैंने बायोलॉजिकल वाला। इसके बाद यहाँ पर है इसे कुछ फेजेस में डिवाइड किया गया है, जैसे फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 में हम क्या पढ़ते हैं, बिफोर क्राइसिस, यानी कि क्राइसिस आने से पहले, जो इससे फेज 1 में क्या क्या रखा गया है, जो क्राइसिस आने से पहले हम क्या क्या करेंगे। सेकंड में आता है ड्यूरिंग क्राइसिस, संकट के दौरान क्या क्या कर सकते हैं। फेज 3 में आता है आफ्टर क्राइसिस, डिजास्टर के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये फेजेस में
इसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है क्राइसिस से पहले हम क्या क्या करेंगे। जैसे हम क्राइसिस आने से पहले जैसे सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाते हैं, इससे लोगों को जागरूक करते हैं ताकि कोई भी किसी तरीके की कोई डिजास्टर ना क्रिएट हो सके। हम क्या करते हैं, मॉक ड्रिल करते हैं। अचानक से क्या करेंगे, आपदा आने से पहले कुछ प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं। आपने देखा होगा हमारी आर्मीज क्या करती है, मॉक ड्रिल करती है ताकि मतलब वो क्या रह सके, सतर्क रह सके, एक तरीके से अटेंटिव रह सके। इसके बाद यहाँ पर है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। हम कैसे यहाँ पर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं कि बिल्डिंग कैसी बनी हुई है, क्या इसमें कुछ वो तो नहीं है, डिजास्टर तो नहीं क्रिएट कर सकती है। अब यहाँ पर है प्रिवेंटिंग क्राइसिस, बचाव का काम करेंगे, क्राइसिस से बचने के लिए काम करेंगे। एंश्योर टू, ये एंश्योर करेंगे कि जो लॉस है वो क्या हो, कम से कम हो, रिड्यूस करेंगे, लॉस को कम करने का काम करेंगे। एजुकेट करेंगे, ठीक है, लोग क्या काम करेंगे, हम एजुकेट करने का काम करेंगे। इसके बाद है बेटर एनफोर्समेंट ऑफ बिल्डिंग कोड्स। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हम पढ़ लेते हैं, जैसे भवन निर्माण करते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए कुछ अलग से अलग क्या करने होते हैं, रूल वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं। तो क्या करेंगे, बेटर एनफोर्समेंट ऑफ बिल्डिंग कोड्स, यानी कि नियम के अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, घर बनाएंगे। घर बनाने का क्या होगा, एक तरीका होगा, उन नियमों को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो ये सब हम किस में पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट वाला फेज था। इसके बाद आता है ड्यूरिंग क्राइसिस, आपदा के दौरान क्या करते हैं, एंश्योर बेसिक नीड्स, जो भी बेसिक नीड होते हैं उसे कंप्लीट करने का काम करेंगे, जैसे हेल्थ वगैरह है, फूड है, शेल्टर है, ठीक है, रेस्क्यू, सर्च रेस्क्यू करेंगे। इसके बाद थर्ड वाला फेज आ जाता है पोस्ट डिजास्टर। हम क्या क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी जितनी भी मतलब डिस्ट्रक्शन हुआ है उससे क्या करेंगे, रिकवर करने का काम करेंगे, रैपिड रिकवरी करेंगे। ठीक है, इसके बाद है रिहैबिलिटेशन, यानी कि पुनर्वास, बेघर लोगों को वापस से क्या करेंगे, हम स्थापित करेंगे। रिकंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, पुनर्निर्माण करेंगे, दोबारा बनाया जाना। रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, पुनर्निर्माण करना, यानी कि दोबारा से बनाया जाना, ये क्या होता है, रिहैबिलिटेशन। पुनर्वास, बेघर लोगों को वापस से क्या करेंगे, हम स्थापित करने का काम करते हैं। ठीक, इसके बाद है डीएम साइकिल, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, मैंने आपको पढ़ा दिया था। यहाँ मैंने शायद यहाँ पर सीरीज से नहीं लिखा, मैंने आपको बताया था मिटिगेशन होगा, उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे, फिर रिस्पॉन्स होगा, फिर रिकवरी करेंगे। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कम से कम डिजास्टर की बात कही गई थी मिटिगेशन में, और सॉरी विश्लेषण करेंगे, इवेल्युएट करने का काम था उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अब लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे एनडीएमए बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर क्या होता है, केंद्र सरकार के स्तर पर एनडीएमए काम करती है, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके हेड मैंने आपको बताए थे कौन होंगे, पीएम होंगे। ठीक है, आपदा प्रबंधन में जो हेड है वो पीएम होते हैं। आपदा जो नंबर है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट का नंबर वो क्या है, 108 है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपदा नंबर 108 है। स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल पर एनडीएमए बनाया गया है। एग्जीक्यूटिव सिस्टम होगा, कार्यकारी निकाय होता है ये एनडीएमए। इसमें क्या होता है, एक एनईसी बनाया जाता है जिसमें चीफ सेक्रेटरी होते हैं। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर हम एसडीएमए बनाएंगे, इसके हेड कौन होंगे, सीएम होंगे। एससीई के हेड होते हैं चीफ सेक्रेटरी। जो स्टेट यहाँ पर स्टेट लेवल पर एक कमेटी बनाई जाती है, उसके हेड कौन होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं। वैसे ही एनईसी के हेड भी कौन होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे। ठीक है, सेंट्रल लेवल पर एनडीएमए काम करता है और स्टेट लेवल पर एसडीएमए काम करता है, ये बात आपको याद रख लेनी है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में कौन होता है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है डीडीएमए। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन होगा, डीडीएमए। इसे डीडीएमए बनाया जाता है, जैसे स्टेट लेवल पर यहाँ पर एसडीएमए है, नेशनल लेवल पर एनडीएमए है, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीडीएमए है। ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसके हेड डीएम होते हैं, डीसी होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसी तरीके से लोकल बॉडीज जो हमारी स्थानीय सरकारें होती है, जैसे ग्राम पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, यहाँ पर इस लेवल पर जैसे यहाँ पर हेड बीडीओ भी हो सकते हैं, या फिर सरकार के द्वारा नियुक्त कोई भी पर्सन हो सकता है। तो लोकल बॉडीज में इस तरीके से नगर पालिकाएं आएंगी, नगर परिषद आएंगी, ग्राम पंचायतें आती है। और इन लोगों का ना सबसे बड़ा योगदान होता है, जो स्थानीय लोग हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। एनईसी का मतलब है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। एसईसी का मतलब है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ये जितनी भी फुल फॉर्म्स बता रही हूँ, जितने भी ईयर्स बता रही हूँ, कहाँ पर कौन हेड होगा, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और इनमें से क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप इनको अच्छे से कर लेना। ये मत सोचना कि ये इजी क्वेश्चंस हैं तो हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ हम थ्योरीज पढ़ लेते हैं या फिर सिर्फ फैक्ट रट लेते हैं, तो आपको दोनों ही करने पड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी स्ट्रक्चर ऑफ डीएम इन इंडिया। भारत में आपदा प्रबंधन की संस्थागत नीतियां और संरचना। ठीक है, वो तो बस ऐसे लिखा हुआ है, ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है
नेचुरल डिजास्टर कैबिनेट कमेटी, नेचुरल स्तर पर क्या बनाई जाती है, कैबिनेट कमेटी होती है। इसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है नेशनल डिजास्टर कैबिनेट कमेटी। तो आपको ये पॉइंट क्या करना है, याद रखना है, नेशनल डिजास्टर कैबिनेट कमेटी, प्राकृतिक आपदा कैबिनेट समिति, इसके हेड कौन है, यहाँ पर इसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। इसका पहले जो नाम था ना, 1 सेकेंड, ठीक है, इसका पहले नाम क्या था, द ड्रोट मैनेजमेंट कमेटी। किसके अंडर है, एग्रीकल्चर के अंडर आता है। सभी के सभी गृह मंत्रालय के अंडर कर दिए गए हैं, लेकिन जो सूखे की कमेटी है, सूखा वगैरह पड़ जाता है, वो आज भी किसके अंडर आता है, एग्रीकल्चर के अंडर है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो ड्रोट मैनेजमेंट कमेटी है वो किसके अंडर आती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर है, ठीक है। एंडेमिक एंड पेंडेमिक भी एग्रीकल्चर के अंडर है, ठीक है, एनडीएमए के नहीं। जो यहाँ पर एंडेमिक्स हो जाती हैं, पेंडेमिक्स हो जाती हैं, जो महामारीज हो जाती है, वो सब किसके अंडर आता है, वो भी सब एग्रीकल्चर के अंडर है, एनडीएमए में नहीं आता। बाकी सभी के सभी डिजास्टर किसके अंडर आते हैं, ये सभी के सभी जितने भी डिजास्टर हैं वो सभी किसके अंडर आते हैं, एनडीएमए के अंडर है। तो एग्रीकल्चर वाला पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद है इसका कार्य क्या है, आपदा पूर्व उपाय करना, आपदा की रोकथाम करना। जो मैंने अभी आपको कमेटी वगैरह पढ़ाई है, क्या काम करती है, ये बिफोर क्राइसिस काम करती है और आपदा की रोकथाम के लिए काम करती है। हाई लेवल कमेटी ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पर मैंने लिखा है हाई लेवल पर क्या क्या कमेटी होते हैं मिनिस्टर, किसके हेड कौन होते हैं। हाई लेवल कमेटीज ऑफ मिनिस्टर में हेड कौन होंगे, कृषि मंत्री होंगे। और जो कैबिनेट स्तर की कमेटी थी वहां पर हेड कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे। यहाँ पर हेड कौन है, आपके कृषि मंत्री हैं। इसका काम क्या होता है, ये राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए बनाई गई है। आपदा से प्रभावित जितने भी स्टेट्स हैं उन्हें क्या देती है, ये वित्तीय सहायता देने का काम करती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। हाई लेवल कमेटी ऑफ मिनिस्टर में कौन है, यहाँ पर इसके हेड कृषि मंत्री हैं। ये काम क्या करती है, राज्य सरकारों को जो जहां पर भी आपदा आई है उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष, ये क्या करते हैं, कॉन्टीजेंसी फंड होता है एक, उसके थ्रू क्या दिए जाते हैं, पैसे वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है, यानी कि आपदा फंड दिया जाता है। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। इसके बाद है सुरक्षा कैबिनेट समिति, ये सभी समितियां याद रखनी इंपॉर्टेंट है। इसे सिक्योरिटी कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये किसके लिए काम करती है, अचानक से जब आपदा आ जाती है आपके यहाँ पर, जैसे अचानक से कोरोना आ गया था, ठीक है, अचानक से कोई आपातकालीन स्थिति हो जाती है, कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाता है अचानक से, ठीक है, अचानक से आग वगैरह लग जाती है, तो उन सब के लिए कौन काम करेगी, सुरक्षा कैबिनेट समिति काम करती है। इसे हम सिक्योरिटी कैबिनेट भी कहते हैं। इसके हेड भी कौन होते हैं, पीएम होते हैं, ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। इसके बाद है एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसे रिलीफ फंड के नाम से भी जानते हैं, रीइंफोर्समेंट के नाम से भी जानते हैं और रिस्पांस फोर्स के नाम से भी हम इसे जानते हैं। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, ये है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट, ठीक है। इसके जो डायरेक्ट किसके अंडर आता है, ठीक है, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। तो इसको याद रखना है, इसका नाम है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। ये डायरेक्ट किसके अंडर आती है, गृह मंत्रालय के अंडर है। यहाँ से कोई भी ग्रुप बनाकर आपदा को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। तो राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति किसके अंडर है, गृह मंत्रालय के अंडर है। तो ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इसमें कौन सी कमेटीज पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने नेशनल लेवल की पढ़ी है, नेशनल डिजास्टर कैबिनेट कमेटी। इसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि इसके हेड कौन है, नेशनल डिजास्टर कैबिनेट कमेटी के हेड हमारे पास प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है। इसके बाद यही पहले किस नाम से जानी जाती थी, द ड्रोट मैनेजमेंट कमेटी। आज जो सूखा वगैरह आता है वो किसके अंडर आता है, एग्रीकल्चर के अंडर आता है। एंडेमिक और पेंडेमिक भी जो हो जाते हैं वो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर है, ठीक है, ये एनडीएमए के अंडर नहीं आते। इसका काम होता है जो बिफोर क्राइसिस क्या क्या हुए हैं उनको लेकर काम करना, साथ साथ आपदा की रोकथाम करना। इसके बाद सेकंड वाला जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाई लेवल कमेटी ऑफ मिनिस्टर की हाई लेवल की कमेटी। इसके जो हेड होते हैं वो कृषि मंत्री होते हैं, ठीक है। ये आपदा प्रभावित क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है हाई लेवल कमेटी ऑफ मिनिस्टर, इसके हेड होंगे यहाँ पर कृषि मंत्री। और ये हमने पढ़ लिया था, ये क्या करेंगे, आपदा से प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता देंगे। तो हाई लेवल कमेटी ऑफ मिनिस्टर में हेड कौन है, कृषि मंत्री है। इसके बाद जो है सुरक्षा कैबिनेट कमेटी यानी कि सिक्योरिटी कैबिनेट, इसके जो मिनिस्टर होंगे वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये अचानक से आपदा आती है तो उसके लिए काम करती है, जैसे कोई बायोलॉजिकल डिजास्टर हो जाता है, न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाता है, आपातकालीन सहायता हो जाती है। इसके बाद हमने एनडीआरएफ पढ़ा, एनडीआरएफ में आपको बहुत बार पढ़ा चुकी है, उसकी फुल फॉर्म लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, ठीक है। यहां पर राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति है,
यहाँ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, यहाँ पर है राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। यहाँ पर इसके हेड ये किसके अंडर आता है, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। इसके बाद है ये कोई भी ग्रुप बनाकर आपदा को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। यहाँ पर डिजास्टर डैमेज में क्या आता है, डिजास्टर के इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया यानी कि हम डिजास्टर के समय कितना नुकसान हुआ है उसको डिजास्टर डैमेज लिखा है ये। यहाँ पर है डिजास्टर के समय क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हम आफ्टर डिजास्टर क्या क्या कर सकते हैं। ये आफ्टर डिजास्टर ही काउंट किया जाता है क्योंकि डिजास्टर आने के बाद ही हमें पता लगता है कि हमारे यहाँ पर कितना डैमेज हुआ है। इसके बाद है डिजास्टर इम्पैक्ट। डिजास्टर के इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि पॉजिटिव कैसे होंगे, डिजास्टर तो हमेशा नेगेटिव ही क्रिएट करेगा, नेगेटिविटी लाएगा क्योंकि उससे हमारा नुकसान होगा, उससे हमें कोई फायदा तो नहीं होने वाला है। तो वैसे तो इसके ज्यादातर जितने भी प्रभाव हैं वो नेगेटिव देखे जाते हैं, बहुत ज्यादा तो नेगेटिव ही होते हैं, बट इससे ना कुछ लोगों को फायदा हो जाता है, जैसे कालाबाजारी हो जाती है। जैसे कोरोना के समय में लोगों ने कितना मतलब बेनिफिट उठाया चीजों का, बहुत सारी चीजों को महंगा करके बेचने लग जाते हैं, तो उससे कुछ लोगों का क्या होने लग जाता है, फायदा होने लग जाता है, तो कालाबाजारी बढ़ जाती है उस समय में। तो यहाँ पर उनको पॉजिटिव इफेक्ट होगा उनके लिए तो, और बाकी क्या होता है नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा होता है, लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ सोशल लाइफ हो जाती है। अब यहाँ पर क्या आएगा, हैजार्ड में और डिजास्टर में क्या डिफरेंस है। हैजार्ड जो है वो प्री फेज होता है यहाँ पर, और डिजास्टर जो है, आज बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, सॉरी फॉर दैट, बार बार मुझे बीच में क्लास रोकनी पड़ रही है, घर वालों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद उन्हें चुप कराना और भी मुश्किल होता है। इसके बाद है लॉस ऑफ लाइफ। यहाँ पर हैजार्ड में और डिजास्टर में क्या क्या डिफरेंस है। हैजार्ड क्या होता है, प्री फेज होता है, और डिजास्टर क्या होता है, मतलब डिजास्टर बहुत बड़ा खतरा होता है एक तरीके का। हैजार्ड यहाँ पर जब हमें मतलब जिसे हम कंट्रोल यहाँ पर कंट्रोल ना कर पाए, यहाँ पर ये बात है कि हैजार्ड होता है ना, उसे हम क्या नहीं कर पाते, जब हम हैजार्ड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वो क्या बन जाता है, डिजास्टर बन जाता है, और उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हैजार्ड एक तरीके का खतरा हो सकता है, जैसे अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कभी पढ़ा हो कि ये सारे के सारे हमारे लिए क्या है, हैजार्डस है, जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं, बट ये इतने ज्यादा नहीं है कि हमारी लाइफ बिल्कुल दांव पर लग जाए। डिजास्टर में हमारी लाइफ क्या लग सकती है, हमें बहुत ज्यादा लाइफ भी गंवानी पड़ सकती है, उसमें हमारा मैक्सिमम लॉस हो सकता है। हैजार्ड में हमारा मिनिमम लॉस होता है, और यहाँ पर ये लार्ज इंपैक्ट डालता है। जो आपका डिजास्टर है वो बहुत बड़ी कम्युनिटी को प्रभावित कर सकता है, बहुत बड़े एरिया को प्रभावित कर सकता है। जो यहाँ पर हैजार्ड हमने पढ़ा है वो स्मॉल इंपैक्ट लाता है। तो ये था हैजार्ड में और यहाँ पर जो डिजास्टर है उसमें डिफरेंस। इसके बाद यहाँ पर है एनडीएमए। एनडीएमए कैसे बना, 1991 में डिजास्टर मैनेजमेंट सेल बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद 1995 में एनडीएमसी बनाई गई, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सेंटर बनाया गया है। अब इसी का नाम हमने क्या कर दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। सबसे पहले हमने क्या बनाया है, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल बनाया 1991 में। इसके बाद 1995 में हमने एनडीएमसी बनाया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र। अब यही क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, विक्रम नगर दिल्ली में है। तो एनडीएमसी का जो हेडक्वार्टर अगर वो पूछा जाता है, सॉरी इसी का नेम चेंज कर दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, NIDM। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, NIDM। तो इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछेगा तो विक्रम नगर दिल्ली में है, तो आपको याद रखना है NIDM का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, विक्रम नगर दिल्ली में है। और इसी का पहले नाम NDMC था, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सेंटर। 1991 में हमने इसे बनाया था, किस नाम से, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल बना था। इसके बाद 1995 में NDMC बनाया हमने, उसके बाद उसी का नाम चेंज किया, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। 2001 में भुज में क्या आया, भूकंप आया, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था JC पंत कमेटी। तो आपको याद रखना है डिजास्टर मैनेजमेंट के समय जो कमेटी बनी है उसका नाम क्या है, JC पंत कमेटी है। ये मैं बोल रही हूँ, इसको नोट कर लेना, क्या नाम है, JC पंत कमेटी। उसी ने क्या कहा था कि हमारे यहाँ पर किसको बनाने की नीड है, NDMA को बनाने की नीड है। तो इन्होंने 2002 में सलाह दी थी कि हमें क्या बनाना चाहिए, हमारे देश में NDMA बनाना चाहिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि NDMA जो है वो किसकी सलाह पर बना है, तो आप क्या कहेंगे, JC पंत कमेटी की सलाह पर इन्होंने कहा था कि आप क्या करेंगे, इसका निर्माण कर सकते हैं। 2002 में ही इसका अस्थायी निर्माण किया गया। किसके तहत किया गया था, अंडर सेक्शन 42 के तहत कॉल की गई थी,
ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि कॉल कौन से सेक्शन के तहत की गई है, तो सेक्शन नंबर 42 के तहत कॉल की गई, और उसी के तहत क्या आया, एक एक्ट आया जिसका नाम था एनडीएमए एक्ट 2005। तो ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल से ढूंढ कर मैं ये सारे पॉइंट्स लेकर आई हूँ। ठीक है, तो एक काम कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप क्लास देख लेते हो और वीडियो को लाइक भी नहीं करते। और सेकंड बात, वीडियो को शेयर कर देना। थर्ड बात, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है अंडर सेक्शन 42 के तहत एनडीएमए एक्ट 2005 आया। इसके बाद में निर्माण अंडर यहाँ पर कॉल की गई है वो सेक्शन 42 के अंडर की गई, ये बात याद रखनी है। कॉल किसके तहत की गई, सेक्शन नंबर 42, और यहाँ पर निर्माण किसके तहत हुआ है, सेक्शन 31A के तहत हुआ है। ठीक है, तो इसका निर्माण 31A के तहत हुआ और यहाँ पर कॉल की गई है 42 के तहत। ये कब बना है, एक्ट कब बना, 23 दिसंबर 2005 को एक्ट बना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इस पर साइन किए। 23 दिसंबर 2005 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किए हैं। उसके बाद 28 नवंबर 2005 को ये राज्यसभा में पास हुआ है, और 12 दिसंबर 2005 में क्या हो गया, यहाँ पर ये लोकसभा में पास हुआ। पहले राज्यसभा से पास हुआ, फिर लोकसभा से पास हुआ, उसके बाद में प्रेसिडेंट ने साइन किया। तो आपको याद रखना है, पहले ये राज्यसभा से पास हुआ था, फिर इसके बाद में लोकसभा से पास हुआ है। इसके बाद हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्होंने साइन किया, और इसके बाद में क्या बन गया है, ये एक्ट बन गया। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रख लेनी है। यहाँ पर मैंने पहले का पॉइंट लिखा है, ये फॉर्मेट वगैरह बनाया गया था। इसमें ये कहा गया था कि अगर जब हम एक्ट बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग से होगा, इसमें धाराएं होंगी। ठीक है, तो ये फॉर्मेट वगैरह तैयार किया गया था। उसके बाद में इसको लागू किया गया, उसके लिए साइन वगैरह हुए, तो ये सारा काम हुआ। इसके बाद 27 दिसंबर 2006 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो स्थापना कब हुई है, 2006 में हुई है। एक्ट कब बना है, 2005 में बना है। बस आपको यही याद रखना है, एक्ट 2005 में आया था, स्थापना 2006 में हुई है। 27 सितंबर 2006 को स्थापना हुई। निर्माण के लिए इसके लिए अलग अलग क्या थे, यहाँ सेक्शंस थे। ठीक है, कॉल की गई थी, और इसके बाद इसको 31 के तहत स्थापित किया गया था। तो ये सारी बातें आपको क्या कर लेनी है, याद रख लेनी है। इसके बाद यहाँ पर ये मैंने आपको इस तरीके से पढ़ा दिया है एनडीएमए के बारे में, तो आपको याद रखना है। एनडीएमए होम मिनिस्टर के अंडर आता है। सब सिर्फ एग्रीकल्चर वाला जो मैंने आपको बताया था, एग्रीकल्चर जो है वो कृषि मंत्री के अंडर आता है। एनडीएमए होम मिनिस्टर के अंडर आता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 9 मेंबर हो सकते हैं, सॉरी अधिकतम मेंबर 9 ही होंगे। इसमें कार्यकाल क्या होता है इनका, 5 साल का होता है। इसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। वाइस पर्सन होंगे, कैबिनेट एक वाइस पर्सन होगा जिसे क्या मिलेगा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। बाकी के जितने भी मेंबर होते हैं वो सभी राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री के लेवल के होंगे। ठीक है, तो एनडीएमए आपको याद रखना है होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। अधिकतम 9 मेंबर होंगे, कार्यकाल 5 साल का होगा। हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे, वाइस पर्सन क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री का इन्हें दर्जा दिया गया है। बाकी मेंबर राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है, इसके बाद है एनडीएमए एक्ट। यहाँ पर डीएमए एक्ट क्या है, इसमें एनडीएमए एक्ट में 11 चैप्टर हैं, सेक्शन 79 है। तो ये बात याद रख लेनी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितने चैप्टर हैं और कितने सेक्शन हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, क्योंकि सभी के सभी ना सारे याद करने क्या नहीं होते, आसान नहीं होते, और हमें सारे पढ़ने भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर 11 चैप्टर्स है और सेक्शन कितने हैं, 79 है। ये याद रख लेना, कितने चैप्टर हैं, 11 चैप्टर हैं, सेक्शन 79 है। इसके बाद कुछ मैंने यहाँ पर डिजास्टर लिखे हैं जो आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे 1999 में उड़ीसा में क्या था, सुपर साइक्लोन आया। तो 2000 में से एक कम कर देना, तो क्या है, उस समय में सुपर साइक्लोन आया। सुपर साइक्लोन आया और अगले साल हम 2000 में चले गए, ऐसे याद रख लेना। 1999 में क्या आया है, सुपर साइक्लोन आया है ओडिशा में। इसके बाद एक साल बाद 2000 में गई, तो उसमें एक और ऐड करेंगे तो 2001 में क्या आया, भुज में भूकंप आया था। ये सभी को याद होगा, भुज में भूकंप आया था 2001 में। 1993 में लातूर महाराष्ट्र में क्या आया, भूकंप आया, सबसे बड़ी घटना थी ये। ठीक है, तो लातूर महाराष्ट्र में भूकंप आया 1993 में आया है। तो आपको ये बातें याद रख लेनी है। ठीक है, 1993 में लातूर में क्या आया, भूकंप आया। 2004 में हिंद महासागर में क्या आई, सुनामी आई। अंडमान निकोबार में इसने बहुत बड़े मतलब एक तरीके से डिजास्टर क्रिएट किए थे, 2004 की बात है। 2013 में महाराष्ट्र में सूखा पड़ा था, ड्रोट हुआ था। ठीक है, इसके बाद 2013 में केदारनाथ फ्लड आई थी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम सभी मतलब वाकिफ हैं। इसके बहुत ज्यादा जो भी जिस तरीके से जो भी डिजास्टर हुआ, जो भी डैमेज हुआ, वो सब हमने देखा था, टीवी वगैरह में हमने देखा था। बंगाल में अकाल पड़ा था अंग्रेजों के समय में, सबसे बड़ी तबाही थी। 1770 में अकाल पड़ा था, कम से कम 1 करोड़ लोग मारे गए थे। तो आपने ये हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा होगा
कि जब पलासी वगैरह बक्सर के बाद में उन्होंने जो बंगाल में शासन कर लिया था, लोगों को लूटने का काम किया था, तो सबसे बड़ी तबाही हुई थी उस समय में। 1770 में सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे, 1 करोड़ के आसपास लोग उसमें मारे गए थे। ठीक है, इसके बाद में 1970 में बांग्लादेश में साइक्लोन आया। ठीक है, इसमें 3 लाख लोग मारे गए। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1984 में मैन मेड डिजास्टर में भोपाल गैस त्रासदी हुई। इसे मिथाइल आइसोसाइनेट कहा जाता है। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाते थे, तो वहां पर क्या हुआ था, ये डिजास्टर क्रिएट हुआ था, तो याद रखना है ये। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है चेरनोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर। ये यूक्रेन का जो रिएक्टर था रशिया वॉर के समय में मैन मेड था, ये खत्म हो गया था पूरी तरीके से। तो चेरनोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर यूक्रेन का था, रशिया वॉर के समय में ये पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म, मतलब एक तरीके से बहुत डैमेज हो गया था, और ये मैन मेड डिजास्टर कह सकते हैं इसको। तो 2001 में भूकंप, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। 2001 में भुज में भूकंप आया, 1993 में लातूर महाराष्ट्र में भूकंप आया है, 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई है, 2013 में महाराष्ट्र में सूखा पड़ा, 2013 में ही फ्लड आई। ठीक है, केदारनाथ फ्लड और 2013 का महाराष्ट्र का सूखा दोनों याद रख लेना। ठीक है, 2013 में महाराष्ट्र में सूखा हुआ है और 2013 में ही फ्लड आई थी केदारनाथ में। ठीक है, ओडिशा में 1999 में सुपर साइक्लोन आया, 2001 में यानी कि 2 साल बाद भुज भूकंप आया, 1993 में लातूर महाराष्ट्र में भूकंप आया है, फिर 2004 में क्या आई है, हिंद महासागर में सुनामी आई है, 11 साल बाद याद रख लेना। 2013 में 2 कंडीशन हुई थी, सूखा भी पड़ा महाराष्ट्र में और साथ साथ केदारनाथ फ्लड आई थी। इसके बाद बंगाल का जो अकाल है वो सबको याद रखना है। बक्सर की लड़ाई के बाद में 1770 में सबसे बड़ा अकाल था। 1970 में बांग्लादेश में साइक्लोन आया था, 3 लाख लोग आसपास मारे गए थे। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल त्रासदी, ये याद रखना है। चेरनोबिल यूक्रेन का न्यूक्लियर रिएक्टर था, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, मैन मेड डिजास्टर था। ये सारी बातें आपको याद रख लेनी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ये कौन सी एनडीएमए का जो जिक्र है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ये 12th फाइनेंस कमीशन था। यहाँ पर सी रंगराजन क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। और ये हमने कहाँ से अडोप्ट किया, एनडीएमए हमारा किसके जैसा है, रशिया जैसा है, तो ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो एनडीएमए कौन से देश से मिलता जुलता है, हमारा एनडीएमए रशिया से। ठीक है, रशिया से हमने इसे अडोप्ट किया है। इसके बाद एनडीएमए और एनईसी ये किसमें, सेक्शन 8 में दिए गए हैं। तो यहाँ पर एनडीएम की बात और एनईसी की बात सेक्शन 8 में है। एसडीएमए किसमें है, हमारा सेक्शन 14 में है। राज्यपाल द्वारा बनाई जाएगी एसडीएमए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेक्शन 14 में इसका जिक्र है। एनडीएमए का जिक्र किसमें है, 8 में है। एसडीएमए का जिक्र 14 में है और डीडीएमए का जिक्र 25 में है। तो ये सारी बातें हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो ये 3 बातें याद रखनी है, एनडीएमए सेक्शन 8, एसडीएमए सेक्शन 14 एंड डीडीएमए सेक्शन नंबर 25। तो एनडीएमए 8 में है, एसडीएमए 14 में है और डीडीएमए 25 में है। इसके बाद है इंडियन आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद है सेक्शन नंबर 46 एंड 50 फंड से रिलेटेड है। ये जितने सेक्शन मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारे के सारे सेक्शन इसी के सेक्शन है, यानी कि एनडीएमए के एक्ट के सेक्शन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन ये 45 वाला नहीं है, शायद ये 42 जो मैंने लिखा है ना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। ठीक है, तो सेक्शन 46 एंड 50 फंड से रिलेटेड है कि क्या दिया जाएगा, इन्हें फंड वगैरह दिया जाएगा, फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड काम होगा, फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। इसके बाद वित्तीय संरचना, अब यहाँ पर एनडीआरएफ बनाया गया है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स या फिर नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर एनडीआरएफ। एनडीआरएफ जो है उसका गठन कैसे हुआ है, ठीक है, यहाँ पर है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ है सेक्शन 46(1)(a) से बना है। एनडीएमए का सेक्शन कौन सा है, यहाँ पर एनडीएमए के सेक्शन 46(1)(a) से क्या बनाया गया है, एनडीआरएफ बनाया गया है। ठीक है, तो एनडीएमए के सेक्शन में, यानी क्योंकि एक्ट है, एक्ट में क्या होगा, सेक्शंस होंगे। अगर ये सेक्शन है तो इसी के तहत क्या बनाया गया है, फंड देने की बात कही गई है, वो किसमें है, 46(1)(a) में कही गई है। तो ये बात याद रख लेनी है। ठीक है, इसके बाद एसडीआरएफ है। एसडीआरएफ की बात किसमें है, देखो एनडीआरएफ की बात 46 में थी, इवन नंबर है 46 में। एसडीआरएफ 2 ऐड कर देना, तो जो स्टेट वाला है उसकी बात किसमें है, 48(1)(a) में है। तो एनडीआरएफ की बात किसमें है, 46(1)(a) में है। एसडीआरएफ की बात 48(1)(a) में है। ठीक है, ये बात याद रख लेनी है आपको। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, अब यहाँ पर फंड देने की बात कही गई है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितना फंड देगी, 75% फंड देती है। राज्य कितना फंड देती है, 25%। यानी कि यहाँ पर जो फंड वगैरह का काम दिया गया है एनडीआरएफ को, वो 75% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा और राज्य के पास में 25% रहने वाला है। स्पेशल स्टेट्स में अलग होता है, स्पेशल स्टेट्स में 90% और 10% का क्या रहता है, रेशो रहता है। क्योंकि जो हिली एरियाज हैं वहां पर क्या है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो
गई, और हिली स्टेट्स है जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, क्योंकि वहां पर ना ये आपदाएं आने का, भूकंप आने का, इन सब चीजों का खतरा ज्यादा रहता है, तो इन्हें फंड भी ज्यादा दिया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें देती है स्पेशल स्टेट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ये ज्यादा फंड दिया जाता है 90% का। एनडीआरएफ क्या है? नेशनल डिजास्टर रिलीफ रिस्पॉन्स फोर्स। इसका नाम क्या है? नेशनल डिजास्टर रिलीफ रिस्पॉन्स फोर्स है। इसकी खुद की कोई फोर्स नहीं है, तो आपको याद रखना है एनडीआरएफ की खुद की फोर्स नहीं है। मैंने आपको बताया था इसमें आईटीबीपी होगी, एसएसबी होगी, असम राइफल्स होंगी, ठीक है, सीआरपीएफ है। इसमें पहले 12 बटालियन थी, अब 4 नई ऐड की गई है, तो 16 बटालियन है। ये आपको याद रख लेना है, मैं आपको बता चुकी हूँ। ये आपदा आने पर स्पेशल टीम बनाएंगे, स्पेशल टीम बनाती हैं। तो टीम की बात किस में कही गई है? सेक्शन 45 में की गई है। 46 में किसकी बात थी? 46 1A में एनडीआरएफ की बात थी। एसडीआरएफ की बात 41A में थी। ये सारा हम पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था 8, 14 एंड 25 भी, एसईसी और एनईसी, एसईसी और वो जो डीडीएमए वाला, वो मैंने आपको बता दिया था। एनआईडीएम क्या है? सेक्शन 42 से बना था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये किससे बना है? सेक्शन नंबर 42 से बना है। एनडीएमए एक्ट 79 में से लिया गया है, मतलब इसके जो एनडीएमए के जो जितने भी एक्ट सेक्शन है 79, उनमें से लिया गया ये वाला सेक्शन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन नहीं है, ये सेक्शन नंबर 42 में कहा गया है एनआईडीएम। 1995 में एनडीएम मैंने उल्टा लिख दिया, ये आप नहीं पढ़िएगा क्योंकि इसमें डाउट है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने शायद उल्टा लिख दिया है, आपको ये वाला नहीं पढ़ना है, ये पॉइंट मत पढ़ना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट तो खत्म ही हो गया है क्योंकि आगे ना सारे क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, ये आपको भी नहीं पढ़ने, ये नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में जितने भी क्वेश्चंस है ना हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, इससे आपकी और भी रिवीजन हो जाएगी। और यहाँ पर सारे ईयर्स वगैरह और सेक्शंस वगैरह मैं लिख दूंगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके से, ये जितने भी हमने पढ़े हैं ना उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पर धाराएं वगैरह, सेक्शंस वगैरह लिखे हैं, तो ये आप उसी में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ना था, यही हमारा इंपॉर्टेंट था। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर सकते हैं। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज वाली टॉपिक के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।